दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर पहुंचते ही फैल गया दंगा। जी हाँ दोस्तों, दो समुदाय आपस में ही भिड़ गए दोस्तों। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के होते हुए दोस्तों ये दंगा भड़का है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले योगी बाबा कहते थे कि हमारे होते हुए दंगे नहीं होते, तो फिर ये क्या हुआ? तीनों एक साथ समझिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और योगी दोस्तों, उसके बाद भी दंगे भड़क गए कानपुर में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के नेताओं ने फैलाया ये उपद्रव, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें ज्ञान व्यापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी अपील। बोले फिलहाल हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए, धर्म संसद में लिया हमने बड़ा फैसला, इसके बारे में भी बताएंगे। और ये भी झूठ फैलाया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लोग दोस्तों इसमें शिरकत कर रहे थे। असल दोस्तों आपको बता दें ये झूठा फैलाया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लोग भी धर्म संसद में उन्होंने भी शिरकत की, हालांकि एक कौन मुस्लिम है इनके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कांग्रेस का पलटवार। बोले देश का माहौल बिगाड़ रही बीजेपी, जगह जगह दंगे और उपद्रव मच रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जा मुस्लिम समुदाय। बोले फिलहाल मोहन भागवत के बयान का कोई मतलब नहीं, मोहन भागवत के दांत खाने के कुछ और, बताने के कुछ और। दरअसल दोस्तों कल मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, इस पर खुद ही घिर गए, अंधभक्त उनको दौड़ा रहे हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं समझ रही मोदी सरकार। लगातार दोस्तों पलायन शुरू, बद से बदतर हालात हो गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से दोस्तों द कश्मीर फाइल्स को लेकर आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के और दोस्तों कांग्रेस के लोग। दरअसल वार टू वार शुरू हो गया, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कानपुर में भड़क गई हिंसा, दो समुदाय आपस में ही भिड़ गए। आपको बताते चले दोस्तों कल कानपुर में भयंकर हिंसा हुई है और ये हिंसा दोस्तों जुमे की नमाज के बाद हुई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद पैगंबर साहब की बेदबी, मुसलमानों का कहना है यानी कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मोहम्मद पैगंबर साहब की बेइज्जती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई यही बात देवी देवताओं बारे में बोलता तो आप समझिए अभी तक न जाने हिंदू संगठन क्या क्या कर चुके होते। लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब पे जिसने विवादित टिप्पणी की दोस्तों खुलेआम घूम रही है और बेशर्मों की तरह घूम रही है दोस्तों। आप समझिए किसी के मुझे ये बात समझ में नहीं आती है दोस्तों कि किसी के धर्म को बुरा बोलना ही क्यों। अगर किसी का क्रिश्चियन धर्म है, किसी का मुस्लिम धर्म है, किसी का हिंदू धर्म है, किसी का दोस्तों आप समझिए पंजाबी धर्म है, कुछ भी बहुत सारे धर्म है, तो दोस्तों किसी के धर्म पर गलत टिप्पणी करना ये तो गलत बात है। और ऊपर से बीजेपी उन लोगों को बढ़ावा देती है जो इस तरीके के वाहियात और बेवकूफाना बयान देते हैं। आपको बता दूं नुपुर शर्मा ने दोस्तों एक बयान दिया था, उस बयान को मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो बयान फिर से एक बार वही बन जाएगा जो नुपुर शर्मा ने मुस्लिम समुदाय की एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अपमान किया है मोहम्मद पैगंबर साहब का। आपको बता दूं दोस्तों अगर पता ना हो तो कि मुस्लिम समुदाय में मोहम्मद पैगंबर साहब जो है उनको बहुत माना जाता है और नुपुर शर्मा ने बहुत खराब टिप्पणी की थी। मैंने उनका वो बयान सुना है, लेकिन मैं उसको दोहरा इसीलिए नहीं रहा हूं दोस्तों कि उनमें मैं भले ही इस चीज को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊंगा, लेकिन उनमें और मुझ में मैं अपने आप को सेम देखूंगा, इसलिए मैं उस वर्ड को दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि कल जुमे की नमाज के बाद शांतिपूर्ण ढंग से नुपुर शर्मा के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया था, उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी, लेकिन आपको बता दें नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। शांतिपूर्ण ढंग से मुस्लिम समुदाय दोस्तों मार्च निकाल रहा था वहां पर, लेकिन आपको बता
दें वहां कुछ बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन आ गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। आपको बता दोस्तों, पहले पत्थरबाजी शुरू हिंदू समुदाय यानी कि दोस्तों जो बीजेपी के नेता है और जो हिंदू समुदाय है उनकी तरफ से हुई है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। जैसे कि हमने खरगोन में भी देखा दोस्तों कि कैसे वहां से पहले हिंदू पक्ष की तरफ से पत्थर चलते हैं लेकिन इल्जाम लगा दिया जाता है मुस्लिम पक्ष पर। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ का इसमें कहना है कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, कार्रवाई जमकर होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अखिलेश यादव का बाबा योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले तीनों महारथी एक ही जगह, लेकिन फिर भी कानपुर में फैल गया दंगा। वाह बाबा वाह, क्या राजनीति करते हैं आप। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ का एक दावा तो फेल हो गया है। वो दावा क्या है दोस्तों कि मेरे रहते हुए एक भी प्रदेश में दंगा नहीं फैला। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से दंगा फैला है। योगी आदित्यनाथ जो कि चीख चीख कर गला फाड़ फाड़ कर लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं जब से यहां पर हूं तब से कोई उपद्रव नहीं मचा, लेकिन दोस्तों ये दूसरी बार है। आपको याद होगा एनआरसी सीएए में भी ऐसा ही उपद्रव मचा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की याददाश्त कमजोर है इसलिए वो भूल जाते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद कोई भी दंगा नहीं मचा। आपको बताता चलूं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये दंगा, एक और दंगा मच गया है जिसके ऊपर अखिलेश यादव ने कटाक्ष कसा है। अखिलेश ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में, रामनाथ कोविंद जो है दोस्तों राष्ट्रपति वो भी कानपुर में, योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में, तीनों महारथी के होते हुए कानपुर में दंगा भड़क गया। अफसोस की बात इसलिए दोस्तों कि देश का प्रधानमंत्री कानपुर में था, लेकिन प्रधानमंत्री के होते हुए यह दंगा भड़का। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं, मुसलमानों को दोस्तों चिंगारी की तरह भड़का रहा है हिंदू समुदाय। हिंदू समुदाय कौन दोस्तों? ये बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन, हमारे हिंदू भाइयों नहीं, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनमें एक अटूट भाईचारा, एक प्यार मोहब्बत है। लेकिन दोस्तों जो हिंदू संगठन है, जैसे बजरंग दल हुआ दोस्तों, विश्व परिषद हुआ, हिंदू विश्व परिषद हुआ, आरएसएस हुआ, बीजेपी के नेता हुए, ये लोग आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण दोस्तों जो मंदिर और मस्जिदों पर अब दिखने लगा है तनाव। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है इस तरीके की अगर हरकतें होंगी तो देश का माहौल बिगड़ेगा, और यही आशंका जताई जा रही थी कि अगर इसी तरीके से ज्ञानव्यापी मंदिर और मस्जिद का चलता रहा दोस्तों तो देश में उपद्रव मचेगा। और लीजिए हो गई शुरुआत। दोस्तों जाहिर सी बात है, आप किसी के धर्म पर उंगली उठाओगे या किसी के धर्म को गलत बोलोगे या फिर आप किसी की मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की बात करोगे तो दोस्तों इस तरीके के उपद्रव तो मचेंगे। ये तो पहले ही आप समझिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़न को सोचना चाहिए था। इस ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले को वहीं पर स्टे लगाकर रोक देना चाहिए था, क्योंकि 1991 का जो एक्ट है जो कांग्रेस की सरकार में बनाया गया था वो यही कहता है कि भाईचारा प्यार मोहब्बत बनाने के लिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन आप देखिए डीवाई चंद्रचूड़न ने क्या कहा, इस केस को बाकायदा जिला अदालत को सौंप दिया इस पे स्टे लगाने के बजाय, जिसके बाद उनकी कई आलोचनाएं भी हुई। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि उस मस्जिद के फैसले के बाद अब हर मस्जिद पर हिंदू पक्ष अपना दावा ठोक रहा, तो ऐसे तो फिर देश में मस्जिदें ही नहीं बचेंगी। अगर हर जगह इनकी शिवलिंग है, अगर हर जगह आप समझिए दोस्तों हिंदू समुदाय कह रहा है कि वहां पर मंदिर था, तो फिर मुस्लिम समुदाय कहां जाएगा? सबसे बड़ी बात यह, और यही कारण जो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर पलटवार। बोले देश की बिगड़ती स्थिति और देश में फैलते दंगों की जिम्मेदार बीजेपी की पार्टी है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया कानपुर की हिंसा के बाद। आपको बताता चलूं दोस्तों, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी की कारस्तानी है, ये सब कुछ बीजेपी के ही करामत है। जो बीजेपी के ने जो चीजें की है दोस्तों उसके तौर पर हमें हिंसा देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने कहा कि आज देश का माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, देश में लगातार नफरत फैलती चली जा रही है। और दोस्तों इसका कारण कौन है ये आप बखूब जान रहे हैं। जो सरकार अभी 2 दिन पहले तक ये ढिंडोरा पीट रही थी, ढोल नगाड़े बजा रही थी कि हमारे होते हुए कहीं पर भी दंगा नहीं फैलता, ये क्या हो रहा है? जो सरकार 10 दिन पहले कह रही थी कि कश्मीरी पंडित, आप समझिए अब कोई कश्मीरी पंडित कहीं नहीं जाता, पूरा कश्मीर खाली होने जा रहा है। कश्मीरी पंडितों ने पलायन करना शुरू कर दिया। अब कहां गई मोदी सरकार? अब कहां गई द कश्मीर फाइल्स वाली पूरी टीम? अब कहां गए अंधभक्त अनुपम खेर? अब सब सो गए दोस्तों, दड़बे में घुस गए। इसलिए घुस गए क्योंकि अब फिल्म से तो पैसा कमा ही लिया है, कश्मीरी पंडितों की जान जाए तो इन्हें क्या। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो अभी हिंसा फैली कानपुर पर, इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष कसा और इसका जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया। कांग्रेस ने साफ कहा कि इस नफरत को धीरे धीरे कर नासूर बना रही है बीजेपी। देश
का माहौल बिगाड़ रही है। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है 2024 जीने या मरने का सवाल है। 2024 दोस्तों तय करेगा कि देश किस ओर बढ़ेगा। देखिए, हालांकि मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि कई इतनी सारी विधानसभा है दोस्तों, जिसमें से 60% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। अगर सही तरीके से चुनाव लड़ा जाए पूरी ताकत के साथ तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है दोस्तों, आराम से हराया जा सकता है। और यह खुद रणनीतिकार प्रशांत किशोर का आंकड़ा भी कहता है। और यही कारण जो कांग्रेस अब लगातार बीजेपी को घेर रही है। कानपुर वाली हिंसा पर भी घेर लिया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस और राहुल गांधी, खास करके राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं कि देश में जो हिंसा फैल रही है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि देश में दोस्तों दो भारत बनाने की फिराक में है। आप समझिए, एक नफरती भारत और एक नया भारत, एक पुराना भारत। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, मोहन भागवत है दो मुआ साहब। जी हाँ, पहले तो वो बीजेपी को दिशा दिखाते हैं और उसके बाद देश को दोस्तों गुमराह करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दरअसल दोस्तों, मोहन भागवत एक बयान देकर फंस गए। मुस्लिम समुदाय ने भी इनको घेर लिया है और दोस्तों हिंदू समुदाय तो पहले ही अब उनसे नाराज हो गया। आपको बताता चलूं, परसों के दिन मोहन भागवत ने एक बयान दिया और बयान में मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना क्यों, इतिहास में अगर जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमारी कुछ धर्म स्थलों पर आस्था है वो ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना यह गलत है। ये किसने कहा दोस्तों? मोहन भागवत ने। अब जो हिंदू समुदाय है दोस्तों, जो मतलब जो हिंदूवादी संगठन है, वो मोहन भागवत से ही चढ़ गए। और जो मुस्लिम संगठन, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि फिलहाल मोहन भागवत दो मुंह सांप है। वो बीजेपी को दिशा दिखाते हैं, बीजेपी को राह दिखाते हैं कि ऐसे चुनाव जीतना है, ऐसे मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाना है। और उसके बाद दोस्तों आप देख ही रहे हैं देश में क्या होगा। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो मुद्दा था दोस्तों, बाबरी मस्जिद और जो है अयोध्या राम मंदिर का था। और उसके बाद लोगों ने सोचा चलिए भाईचारा बढ़ेगा। जो मंदिर की जमीन है, जो मस्जिद की जमीन थी बेसिकली, जहां पर बाबरी मस्जिद थी, उस जमीन को मंदिर को सौंप दिया गया और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुस्लिम समुदाय दांत निपोर कर रहेगा, ये सोचा कि चलो भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों अब फिर से एक और मुद्दा उठा है ज्ञान व्यापी का। और उसके बाद काशी ईदगाह का लिया, उसके बाद मथुरा ईदगाह का लिया है दोस्तों आप, शाही ईदगाह। तो ऐसे तो दोस्तों फिर मुद्दे निकलते ही जाएंगे, देश किस ओर जाएगा आप समझिए। कोर्ट को चाहिए कि वो संज्ञान ले, कोर्ट को चाहिए कि वो ऐसे मामलों को स्टे लगाकर रोक दे। अगर इन जैसे मामलों को बढ़ावा देते रहे, जिला अदालत को सौंपते रहे और सीधे सीधे उनकी मनमानी मानते रहे जो हिंदू संगठन है, जो जानबूझकर ये उपद्रव मचा रहे हैं, तो ऐसे तो दोस्तों देश में फिर ऐसा ही हालात रहेंगे। फिर कोर्ट को जो है दोस्तों संज्ञान लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट खुद ही ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगा रहा है दोस्तों, जहां पर आज आप देख लीजिए ताजमहल को तेजो महल बताया जा रहा है, कुतुब मीनार को भी जो यहाँ पर भगवान का स्थल बताया जा रहा है, तो ऐसे तो फिर जो देश की बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको धर्म स्थल बता दिया जाएगा, फिर देश में बचेगा ही क्या देखने लायक। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके साथ प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में सबसे नंबर 1 पर बीजेपी है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि कांग्रेस फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां चाहे वहीं रहा है और इस बार कांग्रेस अपने मन की कर रहेगी। आपको बता दोस्तों 2024 के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो कि पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। दूसरी तरफ दोस्तों नरेंद्र मोदी कांग्रेस को रोकने के लिए ईडी की कार्रवाई करवा रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया गया नोटिस। आपको बता दें राहुल गांधी को 13 तारीख के दिन जी ईडी के सामने पेश होना है और सोनिया गांधी को 8 तारीख के दिन पेश होना है। हालांकि सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। देखना यह है कि क्या 8 तारीख को सोनिया गांधी पेश हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। अब यहां पर दो सवाल ये उठ जाते हैं दोस्तों कि पहला तो ये कि नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो, और ईडी पर उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, बीजेपी डरी हुई है कि इस बार देश में महंगाई हमने बहुत बढ़ा दी है और 2024 में हमें कोई भी वोट नहीं देगा। बीजेपी भले ही कितना मंदिर मस्जिद कर ले दोस्तों, लेकिन इस बार जो जनता है जो आम मुद्दों पर लड़ना चाह रही है वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देगी। और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी को इस बात का इल्म है, बीजेपी इस बात को जान चुकी है कि फिलहाल जनता उसको वोट नहीं देने वाली। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जो बीजेपी हर हाल में, आप समझिए, हर हाल में किसी भी तरीके से इस मामले को दबा देना चाहती है।
लेकिन दोस्तों राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की कमजोर नस पकड़ चुके हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है और बीजेपी को अगर 2024 के चुनाव जीतना है या फिर अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश और जो दोस्तों आपको पता है गुजरात में चुनाव होने वाले वो जीतना है, तो बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश करेगी कि वो राहुल सोनिया को कहीं ना कहीं जेल भिजवा दे। क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दो ऐसे नाम है बड़े जो कि कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता और पूरी कांग्रेस की कमान इनके हाथ में ही है। अब जब इन पर ही ईडी की कार्रवाई की जाएगी, इनको गिरफ्तार करवा लिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल पूरा सालों साल निकल जाएंगे, 2-1 साल बर्बाद कर दी जाते हैं ईडी की कार्रवाई में। आप देखिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब उनकी पैरवी चलेंगी। अभी इतनी जल्दी अब उनको बेल नहीं मिलने वाली है। बीजेपी जब भी किसी को जेल भेजती है दोस्तों तो सालों लग जाते हैं उसको बेल मिलने में। और दुख इस बात का भी होता है दोस्तों कि आम जनता जो बीजेपी के नेता है वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाते हैं महज 8 दिन में। जो महिलाओं के रेप की बात करते हैं कोर्ट उनको 8 दिन में बेल दे देता है। तो अगर कानून पर सवाल ना उठाया जाए तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धरकर जो कानून करता रहे वो देखते रहे तमाशा। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि जो डरेगा दोस्तों वो सिंपल सी बात है वो डरता ही रह जाएगा। अगर आपको कोर्ट की कोई बात बुरी लगती है तो आपको बोलने का हक है। कोर्ट में भी दोस्तों इंसान ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान बैठे हैं जो बिल्कुल सही ही फैसला ले लेंगे वो, आप समझिए। और ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जब एक महंत ने महिलाओं के रेप करने की बात बोल दी और उसको 8 दिन में बेल दे दी गई, क्या सोच के दी गई कि वो 8 दिन में सुधर जाएगा। बाहर आकर उसने क्या कहा कि मैं बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है जो मैंने बोला। और ऐसा ही दोस्तों यति नरसिंहानंद ने जेल से छूटकर करा था, ऐसा ही कालीचरण ने जेल से छूट के कहा। इन लोगों को 8-8 2-2 हफ्तों में बेल दे दी जाती है, फिर से आजाद पंछी की तरह घूमते हैं। इनको लगता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और आप देखिए सुरेश चौहान के जैसे लोगों को तो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। अगर मैं इसके बयान निकालने जाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि ये पत्रकार कहीं से नजर नहीं आता, ये दंगाई नजर आता है। सुधीर चौधरी के अभी मैं ऐसा बयान निकाल सकता हूं। तो आप खुद समझ लीजिए कि देश किस ओर जा रहा है। हम तो दोस्तों देखिए आपको सिर्फ सच्ची खबरें बता सकते हैं, डिसाइड आपको करना है कि देश में क्या हो रहा है और किस पार्टी को वोट देना है। हम ये नहीं कहते कि आप सड़कों पर उतरिए, आप सरकार के खिलाफ रहिए, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो दोस्तों। आप ये सोचकर वोट कीजिए कि आज देश में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। क्या आपके बच्चों को भी दोस्तों आप यही सब सिखाना चाहते हैं कि आगे चलकर वो भी जो दोस्तों ऐसे ही उपद्रव मचाएं, वो भी सड़कों पर उतर जाए, मंदिर मस्जिद पर लड़े। और आप समझिए जिन लोगों के लिए ये आपके बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं, जो आप लोग भी ये सब कुछ कर रहे हो, क्या दोस्तों उनके बच्चे भी यही सब कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान का बच्चा वकालत कर रहा है, जेपी नड्डा के बच्चे दोस्तों अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का बच्चा BCCL में है, अच्छे पद पर बैठा हुआ, बिना हालांकि इंग्लिश भी नहीं आती है उसको अच्छे से। और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? दंगा सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी सिखवा रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में का जो चुनाव होने वाला है दोस्तों, जी हाँ उपचुनाव, उसको लेकर अब निरहुआ को बताया जा रहा है आजमगढ़ से उतारा जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें निरहुआ ने जो यहाँ पर अखिलेश यादव के फादर मुलायम सिंह यादव की जमकर तारीफ की। उनका कहना है निरहुआ का कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब निरहुआ का कहना है कि फिलहाल डिंपल यादव होंगी तभी तो जो है मुकाबले में मजा आएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव बताया जा रहा है कि आजमगढ़ से डिंपल यादव को मैदान में उतार सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों आजमगढ़ जो है वो अखिलेश यादव का वो माना जाता है दोस्तों घरौना। ऐसे में दोस्तों अब अखिलेश यादव तो राज्यसभा पहुंच गए, इसलिए उन्होंने अपनी जगह अब की बार डिंपल यादव को चुना है। अब देखना यह है दोस्तों के खबरें ये आ रही है कि बीजेपी अपनी तरफ से जो है निरहुआ को उतारने वाली है। अब दोस्तों ये देखिए आप निरहुआ उतरे या फिर जो यहाँ पर कोई और, देखना यह होगा कि फिलहाल आगे क्या होने वाला है। डिंपल यादव बाजी मारेंगी या फिर निरहुआ। हालांकि हमने पहले भी कहा कि वो आजमगढ़ जो है दोस्तों वो अखिलेश का गढ़ माना जाता है। ऐसे में ये देखना होगा कि फिलहाल डिंपल यादव से मात कैसे खाते हैं निरहुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज्यादा